हेलो बच्चों। हम आपको आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आगे बताएंगे और इस तरह से पढ़ाएंगे कि कोई आपका कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो कि जो छूट जाए या ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई परेशानी हो। क्या होता है कि जब टाइम बीत जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सारा कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। तो हम आपको बताएंगे इस तरह से कि कोई परेशानी ना हो, जो भी बेसिक चीज़ है वो बिल्कुल ऐसा हो जाए कि बेसिक चीज़ बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। तो सबसे पहले चार्ज जान लेते हैं कि चार्ज क्या होता है। मैंने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, लेकिन फिर से चार्ज के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं कि चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसे मास होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, उसी तरह से चार्ज भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। कोई अलग से डेफिनेशन कुछ नहीं है, यही सिंपल डेफिनेशन है। इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसे सारे मैटर्स में मास होते हैं, उसी तरह से मैटर्स में चार्ज भी होते हैं। तो चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हो गया। यहाँ पर लिख दीजिए। अब चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ये पता है आपको। और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट नहीं करता है, रिपेल करता है, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करता है। ये वीडियो जो पिछले वीडियो में हमने बताया था, तो हम अब आगे बता रहे हैं। तो आगे इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम कूलम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। और कूलम्स लॉ से जस्ट पहले थोड़ा सा चार्ज का थ्री मेन प्रॉपर्टी होता है, वो तीन मेन प्रॉपर्टी हम जान जाते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा होगा? एडिटिविटी। एडिटिविटी का क्या मतलब होता है कि चार्ज को हम सब सिंपली ऐड कर सकते हैं। जैसे 2+2 4 होता है, 4+4 8 होता है, इसी तरह से सिंपली चार्ज को भी ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। इसके बारे में हम सब डिटेल में नहीं लिखेंगे, आप सब डिटेल में लिख सकते हैं चाहे तो बाद में कभी भी, या एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में अगर लिखना होगा तो डिटेल में लिख देंगे। वी कैन चार्ज एडेड इजीली बिकॉज चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटी। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा चार्ज का? क्वांटाइज्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब होता है कि चार्ज जो होता है, चार्ज में सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है या प्रोटॉन का चार्ज, और उसी के सारे मल्टीपल में होते हैं। जितने भी और दूसरे चार्ज होंगे वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ही मल्टीपल में होंगे या प्रोटॉन के चार्ज के ही मल्टीपल में होंगे। तो क्वांटाइज्ड का ये मतलब होता है। तो यहाँ पर लिख लो कि ऑल चार्जेस आर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब वही इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम सब ई से भी डिनोट कर सकते हैं,
और E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ऑल चार्जेस आर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है चार्ज का, चार्जेस आर कंजर्व्ड। कंजर्व्ड, ये कंजर्व का मतलब क्या हुआ, कंजर्व का मतलब ये हुआ कि चार्ज कभी भी लॉस नहीं हो सकता है और अपने आप बढ़ भी नहीं सकता है जब से हम एक्स्ट्रा चार्ज उसमें ना पुट करें या एक्स्ट्रा चार्ज ना निकालें। तो कंजर्व, इसका भी मीनिंग बहुत सिंपल है। ये अगर कोई सिस्टम है और उस सिस्टम में से हम चार्ज ना निकालें और ना ऐड करें तो चार्ज बढ़ और घट नहीं सकता है। जिस तरह से एनर्जी कंजर्व होता है उसी तरह से चार्ज भी कंजर्व होता है। तो इसके बारे में भी लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये 3 प्रॉपर्टी हो गया चार्ज का। अब जल्दी से हम सब चलते हैं पॉइंट चार्ज के बारे में कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, क्योंकि पॉइंट चार्ज का बहुत बार यूज आएगा तो हम सब पॉइंट चार्ज लिख देते हैं क्या होता है। आपको पता है कि चार्ज का इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से होता है कहीं पर भी। तो सबसे पहले पॉइंट चार्ज हम सब इस तरह से लिखेंगे, पॉइंट का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि छोटा सा चार्ज, वी कैन कंसिडर एनी चार्ज एज पॉइंट चार्ज when we are calculating the effect of charge at a very long distance। इसका एग्जाम्पल हम देंगे अभी। ये वेरी लॉन्ग डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ, जैसे लेटर सपोज यहाँ पर कोई चार्ज हो गया, ये कोई चार्ज हो गया और यहाँ पर हम इसका इफेक्ट चाहते हैं। इस चार्ज का मान लो यहाँ पर कोई एक और चार्ज है क्यू चार्ज और एक ये है क्यू चार्ज। अब इस चार्ज का इफेक्ट यहाँ पर क्या होगा, तो देखो ये चार्ज बहुत, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में, ये जो टोटल डिस्टेंस हुआ दोनों चार्ज के बीच में, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में जो ये चार्ज का साइज है बहुत छोटा है। जैसे लेटर सपोज चार्ज का साइज ए मान लेते हैं और ये डिस्टेंस को एल मान लेते हैं। तो इस एल के कंपैरिजन में ये ए बहुत अगर छोटा है तो हम सब क्या मानेंगे, इस चार्ज को पॉइंट चार्ज मान लेंगे, चाहे उसका शेप कैसा भी हो, वो डिस्क हो या रिंग हो या क्यूब हो, इसको हम सब पॉइंट चार्ज मान लेंगे अगर उससे काफ़ी दूर हम सब उसका इफेक्ट देखते हैं कि क्या होता है। अगर उसका काफ़ी दूर इफेक्ट हम सब पता करते हैं क्या होता है तो इसको हम सब पॉइंट चार्ज मान लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एल जो है बहुत ज़्यादा है ए से, ए बाई एल क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि एल बहुत ज़्यादा है ए बहुत छोटा है। तो ए बाई एल अगर टेंडिंग टू जीरो है तो हम सब इसको पॉइंट चार्ज मान लेंगे।
तो पॉइंट चार्ज हम सब मान लिए। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम सब। सबसे पहले हम कूलम लो थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। कूलम लो क्या है कि कूलम लो सिंपली बोलता है कि दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना लगता है, ये कूलम लो बताता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक Q1 चार्ज है, यहाँ पर एक Q2 चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। तो कूलम लो बोलता है कि दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, तो K Q1 Q2 बाई d²। और सिंपली हम सब डिस्टेंस को r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए हम सब लिख देंगे K Q1 Q2 बाई r²। तो ये हो गया कूलम्स लॉ। अब चार्ज पर जो है फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो चार्ज दोनों अगर पॉजिटिव रहेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो हम सब फोर्स का डायरेक्शन देख लेंगे क्या होगा। अगर अपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन हम सब जान जाएंगे कि क्या होगा। तो ये कूलम्स लॉ ये बताता है, तो इसको आप सब नोट कर लो। तो ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम बताएंगे कि क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम सिंपल बोले, कुछ बिल्कुल ही सिंपल, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही समझो तो ये टोटल चैप्टर सिर्फ यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको समझ में आ गया उसको टोटल चैप्टर समझ में आ जाएगा इजीली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि चार्जेस जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम सब सिंपली लिख देंगे, चार्जेस produce electric field to show its effect। ये अपने इफेक्ट को शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स भी लगाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से लगाता है। तो चार्ज जो भी करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से करता है। ये एक सिंपल हमारा फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं है कि सिर्फ चार्जेस ही प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम सब बाद में जानेंगे कि दूसरे तरीके से भी प्रोड्यूस हो सकता है। मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे ये सब चीज हम सब। तो मैग्नेटिज्म में हम सब पढ़ेंगे कि और भी तरीकों से हम सब ये सब जान सकते हैं कैसे प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सिंपल सा फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के चलते जो होता है वो लिख लेते हैं हम सब पहले। ये लेटर सपोज कोई चार्ज है Q, तो इस चार्ज के चलते E डिस्टेंस पर, ये है हमारा ये R डिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा KQ बाई R²। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो रेडियल होगा इस तरह से। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से दूर हो, और अगर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में। अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता, इस तरफ डायरेक्शन ये होता। हम ये बताएंगे इसके बारे में डिटेल में, डायरेक्शन के बारे में। ये फार्मूला सिंपल फार्मूला हो गया। ये फार्मूला भी कहाँ से आया, कैसे आया, ये भी हम बताने वाले हैं अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सब ये भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। जैसे फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कोई अगर दो फोर्स है Q1 Q2, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो मान लीजिए हम Q1 के चलते Q2 के प्लेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो क्या होगा, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, जो कि ये Q2 है, Q2 से डिवाइड कर देंगे। तो F बाई Q2 जब करेंगे यहां पर तो क्या आएगा, कि Q1 बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। इसको बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये Q1 जो है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से Q2 पर फोर्स लगा रहा है। तो इस Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है Q2 के प्लेस पर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो हेल्प से Q2 पर ये फोर्स लगा रहा है वो हम सब कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे को पता है कि फोर्स जो लगता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगता है। ये टोटल फोर्स इतना लगा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ 1 कूलम चार्ज होता, यूनिट चार्ज होता, ये यूनिट चार्ज यहाँ पर जो लिखा हुआ है यूनिट चार्ज होता, तो कितना फोर्स लगाता, तो Q2 चार्ज पर इतना फोर्स लगा रहा है तो यूनिट चार्ज पर F बाई Q2 फोर्स लगाता। और जो यूनिट चार्ज पर फोर्स लगाता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं हम सब। तो इस तरह से देखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से देख लो, फोर्स बराबर क्या हो गया, के Q1 बाई आर स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के Q1 बाई आर स्क्वायर है, और इसमें भी के Q1 बाई आर स्क्वायर है। E इंटू Q2 मतलब दूसरा जो भी चार्ज है। तो एक फोर्स का फॉर्मूला ये भी हो जाएगा Q इंटू ई। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप किसी भी चार्ज पर फोर्स लगा सकते हैं, फोर्स पता कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो अगर वहां पर जो चार्ज रखा जाएगा उस पर कितना फोर्स एक्ट करेगा, वो इतना फोर्स एक्ट करेगा। F इक्वल टू क्यू ई। वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर डायरेक्शन दे सकते हैं हम सब। ये हमारा हो गया। F इक्वल टू क्यू ई हो गया। हम सब न्यू पेज लेते हैं।
अब इस चैप्टर में हम सबको क्या पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम सब जाने वो निकालते कैसे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और कॉन्सेप्ट हम बताना चाहते हैं, वो कॉन्सेप्ट समझ जाओ जैसे कि इजी हो जाएगा समझना पूरे चैप्टर को। लेट अस सपोज यहाँ पर एक Q1 चार्ज है और आपको पता है कि इस Q1 चार्ज के चलते इस प्लेस पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर मान लो, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियल होगा आउटवर्ड। और यहाँ पर एक चार्ज Q2 मान लेते हैं। तो जो Q1 है इस Q2 पर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स क्या लगाएगा, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से लगाएगा। Q2 पर फोर्स लगाएगा तो फोर्स कितना लगा सकता है, तो Q2 जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर Q2 लिख देंगे हम सबसे पहले, जो फोर्स लगने वाला है सबसे पहले Q2 लिख दिए। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो अगर जिस पर फोर्स लगा रहा है वो अगर बड़ा होगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा उस पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो उतना ज़्यादा बड़ा फोर्स लगेगा। तो Q2 इंटू ई वेक्टर, इस तरह से भी हमारा फोर्स का फॉर्मूला आ गया। क्योंकि फोर्स डिपेंड ही कर रहा है सिर्फ जिस पर फोर्स लगाना है उस पर और इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जितने ज़्यादा बड़े बड़े चार्ज से इंटरेक्ट करेगा उतना ही ज़्यादा फोर्स बढ़ जाएगा। तो ये Q2 इंटू ई हो गया हमारा फोर्स। अब हम सब मेन चीज पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जिसको समझ में आ जाएगा उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसलिए इसको जरूर समझिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम सब पढ़ेंगे, यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर दो, क्योंकि हम सब इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के हेल्प से समझते हैं, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है। तो कोई भी चार्ज होता है तो चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको लिखो मत। जैसे ये Q चार्ज है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं है, रियल में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है चारों तरफ। रियलिटी में क्या है कि चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सब रिप्रेजेंट करते हैं लाइन से। तो लाइन से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अभी लिखने वाले हैं, तो इसको अभी लिखो मत। जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हम ये लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज।
अगर निगेटिव चार्ज नहीं है तो इन्फिनिटी पर एंड कर जाएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। इस फर्स्ट पॉइंट का क्या मतलब हुआ, जैसे यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, मान लो प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पर कोई, और उस प्लस क्यू चार्ज को हम यहाँ पर ऐसे बना रहे हैं। तो इस प्लस क्यू चार्ज को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे ओरिजिनेट होता है, स्टार्ट होता है। स्टार्ट होता है तो हम सब इस तरह से एरो देंगे, एरो इससे आउटसाइड, कमिंग आउटसाइड, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जो ये स्टार्ट होने वाला जो बात है वो ये सिर्फ मान लिया गया है कि स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से, एंड होता है नेगेटिव चार्ज पर। रियलिटी में इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ऐसा मान लेने से हम सबको क्या होता है कि डायरेक्शन कभी भी नहीं पता करना होगा फोर्स का या इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इजीली पता चल जाएगा। क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए हम सब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की हेल्प से फोर्स का डायरेक्शन इजीली पता कर लेंगे। तो इसीलिए हम सब मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आता है और नेगेटिव चार्ज पर एंड करता है। ऐसा मानने से क्या होता है कि कैलकुलेशन बाद में सिंपल हो जाता है। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, तो नेगेटिव चार्ज का सेम होगा, सिर्फ इसमें इन कर जाएगा इस तरह से। एक और चीज देखते हैं हम सब कि अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पास पास रहे तो क्या होगा। तो यहां पर हम सब एक Q1 प्लस क्यू बनाते हैं और यहां पर एक माइनस क्यू बनाते हैं। दोनों चार्ज इक्वल है सिर्फ, और मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है, सिर्फ डायरेक्शन बोल रहे हैं। सिर्फ इनका एक पॉजिटिव है एक निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आता है, निगेटिव चार्ज में इन करता है। फिर पॉजिटिव चार्ज से बाहर आता है, निगेटिव चार्ज में इन करता है। पॉजिटिव चार्ज से बाहर आता है, निगेटिव चार्ज में इन करता है। तो इस तरह से हम सब जितना बनाना चाहे उतना बना सकते हैं। ये भी ऐसे आ जा रहा है और ऐसे इन कर रहा है। फील्ड लाइंस हम सब जितना ज्यादा बनाना चाहे उतना ज्यादा बना सकते हैं। तो प्रॉपर्टी में जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये लिखिए, नंबर ऑफ फील्ड लाइन ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग is directly proportional to magnitude of charge। इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से ये मानकर चलिए कि आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो नीट हो या जेई हो या बोर्ड हो, ये सबके लिए आपका पूरी तरह से हम आपको न्यूमेरिकल्स भी देंगे और कोर कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से बताएंगे, बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से आप सब लिखना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब हुआ कि चार्ज जितना ज़्यादा बड़ा होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उतना ही ज़्यादा होंगे। ओरिजिनेटिंग का क्या मतलब हुआ कि जो निकलते हैं पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेटिंग का मतलब जो टर्मिनेट करते हैं, एंड करते हैं निगेटिव चार्ज पर।
तो वो मैग्नीट्यूड जितना ही ज़्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज का, उतना ही ज़्यादा ओरिजिनेट होगा फील्ड लाइन, और मैग्नीट्यूड जितना ही ज़्यादा होगा नेगेटिव चार्ज का, उतना ही ज़्यादा फील्ड लाइन टर्मिनेट होगा। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम सब। जैसे यहाँ पर एक 2q चार्ज ले लिए, 2q, और यहाँ पर ले लिए हम सब -4q। तो फील्ड लाइन कैसे बनाएंगे हम इसका? तो फील्ड लाइन ऐसे बनाएंगे कि हम 2q चार्ज से मान लीजिए कि इसमें से टोटल हम सब 4 फील्ड लाइन बाहर निकालते हैं, ठीक। तो अगर इसमें से 4 बाहर निकाल रहे हैं तो -4q है, तो -4q में कितना ज़्यादा अंदर जाना चाहिए चार्ज फील्ड लाइन? तो इसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से अगर यहाँ पर 4 लाइन बना रहे हैं तो यहाँ पर हम सब बनाएंगे दुगना लाइन, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड दुगना है। ये साइन नहीं देखना है निगेटिव चार्ज का, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखिए। ये 2q है और इसका 4q है, तो उससे दुगना है। तो अगर दुगना है तो इसमें दुगना फील्ड लाइन भी होगा। तो यहाँ पर हम सब 4 लाइन बना रहे हैं। 4 लाइन कैसे बनाएंगे देखते हैं। ये 4 लाइन बना दी हम सब, लेकिन 4 लाइन तो यहाँ पर बना दी है, लेकिन यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है, इस निगेटिव चार्ज के लिए तो 4 लाइन और बनेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 4q है। तो यहाँ 2q चार्ज से 4 लाइन ओरिजिनेट हुआ और -4q चार्ज पर 8 लाइन टर्मिनेट होगा। लेकिन वो 8 लाइन टर्मिनेट जो होगा वो 2q चार्ज से नहीं आएगा, वो ऐसे ही उसको बना देना है। बस उसको क्या करना है कि सिर्फ ऐसे ही बना देना है, वो कहीं से भी आ रहा होगा, उससे हम सबको कोई मतलब नहीं है, कहीं दूसरे चार्ज से आ रहा है या क्या है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया इसका। तो हम सब 2 मेन पॉइंट लिख लिए। अब हम सब थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसका। थर्ड पॉइंट क्या है? टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन represents its डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रिक, लेट अस सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इस पॉइंट पर क्या डायरेक्शन है? तो यहाँ पर एक टेंजेंट बनाएंगे, ये टेंजेंट हुआ, उस टेंजेंट का जो डायरेक्शन है यहाँ पर, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का भी डायरेक्शन होगा यहाँ पर, इस पॉइंट पर। ये बहुत सिंपल है, ये कोई हार्ड नहीं है। कहीं भी किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा। ये सिंपल पॉइंट था। और ये फोर्थ पॉइंट हम सब लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट। और इसको हम अच्छे से समझते हैं क्या होता है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी जहां पर ज्यादा होगा वहां पर उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसको अच्छे से इस तरह से लिख लीजिए।
ये डेंसिटी का क्या मतलब हुआ? डेंसिटी का ये मतलब हुआ कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। अगर फील्ड लाइंस एक यूनिट एरिया में जितना ही ज़्यादा है, वहाँ पर स्ट्रेंथ क्या है? उतना ही ज़्यादा है। अब एक पॉइंट लास्ट बचा हुआ है, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। और ये फिफ्थ पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा। और हमको ये शुरू में ही लिखना चाहिए था, लेकिन हम लास्ट में लिख दे रहे हैं कि क्रॉस क्यों नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सबसे पहले लिख लेते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगा ना, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी का अगर रिजल्टेंट हम सब निकालते हैं किसी भी पॉइंट पर, तो किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट जो भी आएगा उसका डायरेक्शन तो एक ही होगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता है। क्रॉस क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायरेक्शन जाहिर सी बात है कि एक ही होगा डायरेक्शन। यहां पर लिख लो, दैट्स वाई दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। क्योंकि रिजल्टेंट एक दूसरे को कैसे क्रॉस कर सकता है? रिजल्टेंट तो रिजल्टेंट है। जैसे इस पॉइंट पर हम कोई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, उसका डायरेक्शन ये आया। तब इस पॉइंट पर कोई दूसरा आ ही नहीं सकता है रिजल्टेंट, जब एक आ गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है यहाँ पर क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर सकता यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बतलाता है क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। अगर यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना देंगे, एक ऐसे बना देंगे एक ऐसे बना देंगे, तो यहाँ पर दो डायरेक्शन हो जाएगा। और दो डायरेक्शन कभी भी नहीं हो सकता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट ही करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये समझ में आ गया होगा। ये भी खत्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अच्छे से। अब हम सब कुछ क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे हम सब? तो क्वेश्चन इन्हीं 5 पॉइंट से क्वेश्चन करेंगे। इन्हीं 5 पॉइंट से क्वेश्चन इस तरह से करेंगे हम सब कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम सब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक यहां पर Q चार्ज है और एक यहां पर 4Q चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है दोनों के बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
और दोनों पॉजिटिव है तो एक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इंटर नहीं होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इंटर नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि एक को नेगेटिव कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा आसानी हो जाए आप सबको। या निगेटिव छोड़ देते हैं, पॉजिटिव ही रखते हैं और फिर बनाते हैं क्या होगा, क्योंकि निगेटिव करेंगे तो वो ईजी हो जाएगा। एक क्यू है और एक 4Q है। तो सबसे पहले हम सब मान लेते हैं कि इसका टोटल फील्ड लाइन हम बनाएंगे 3। ये खुद में सोच लेना है, ये पहले ही डिसाइड कर लेना है कि फील्ड लाइन हम सब कितना भी बना सकते हैं। तो इसका फील्ड लाइन बनाएंगे 3, तो इसका कितना बनेगा, इसका टोटल 12 बनेगा। ये हम सब जान गए कि इसका 3 बनेगा तो इसका 12 बनेगा। ये 3 12 यहाँ से हटा देते हैं, हम फील्ड लाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसका 3 बनाते हैं हम सब। तो इसका 3 बना लिए। अब इस 4Q का बनाएंगे। तो 4Q का टोटल बनाएंगे हम सब 12 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो 12 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा, क्या वो पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बराबर बराबर डिस्टेंस पर रखेंगे। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तीनों को क्यों नहीं बराबर बराबर डिस्टेंस पर हम रखे हैं। बराबर बराबर डिस्टेंस का मतलब कि एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, वो इसलिए नहीं किए हैं कि क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसमें जाकर के इंटर तो करने वाला है नहीं। तो इंटर करने वाला अगर नहीं है तो हम सब क्या करेंगे, इसको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपोजिट बनाएंगे, उससे अपोजिट में, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करता है और उसमें इंटर नहीं करेगा। तो इसका इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाने वाला है। और इसका बनाने वाले 4Q का। तो 4Q में भी सबसे पहले 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं ऐसे। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम सेम होता, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम सेम होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा ही बनता, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इक्वल होते हैं। तो इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन जाता। लेकिन अब इसमें 9 एक्स्ट्रा बनाना है। तो 9 एक्स्ट्रा कैसे बनेगा, तो ये बहुत समझने वाली बात है कि 9 एक्स्ट्रा कैसे बनेगा। तो अब इसमें 9 एक्स्ट्रा बनाना है। तो 9 एक्स्ट्रा कैसे ही बना सकते हैं हम सब, इसमें से इधर लेकर चले जाओ, चार इधर लेकर चले गए हम। और कितना बचा, 5 बचा। तो 5 को ऐसे ऐसे बना दो, कैसे भी जैसे मन वैसे। मेन बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ध्यान देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। और एक बात और ध्यान देना होगा, ये Q है और ये 4Q है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0 भी होगा, कहीं ना कहीं 0 भी होगा। 0 कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर इधर तो मैग्नीट्यूड इस 4Q के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि इस दोनों पॉइंट के बीच में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं कैंसिल होगा। तो कैंसिल कहाँ पर होगा, तो ये चूंकि चार्ज ये बड़ा है और ये छोटा है, तो कहीं इधर कैंसिल होगा, छोटे चार्ज के नज़दीक कैंसिल होगा, क्योंकि छोटे चार्ज के नज़दीक छोटे चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और 4Q बड़ा है तो 4Q के चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो कहीं पर इधर बीच में, मिडल में नहीं होगा, मिडल से थोड़ा सा इधर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इस पूरे डिस्टेंस को d मान लीजिए, डिस्टेंस d मान लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर 0 होगा कैलकुलेट कर ले, दोनों कैंसिल होगा। तो
इसको, ये पूरा डी है तो इस डिस्टेंस को मान लेते हैं हम सब ए, और ये डिस्टेंस हो गया डी माइनस ए, और हमको कैलकुलेट करना है ए। तो कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, तो इस पॉइंट पर इस क्यू के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हो जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर, और इसके चलते क्या हो जाएगा के इंटू 4Q बाई डी माइनस ए का होल स्क्वायर। और दोनों एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करने का मतलब क्या हुआ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा, और जो ए का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा आप खुद देख लेंगे कि वो डी से बहुत छोटा आएगा। d/2 भी नहीं आएगा क्योंकि d/2 मिडल में हो जाएगा, d/2 से भी छोटा आएगा, इधर आएगा। आप देख सकते हैं इसको कैलकुलेट करके। तो इस तरह से हम सब क्वेश्चन बनाएंगे। एक और क्वेश्चन हम देते हैं, बताना होगा कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, यहां पर E1, यहां पर E2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर ज्यादा होगा, तो हम क्या बोले हैं कि जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। तो यहां पर एक यूनिट एरिया में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहां पर यूनिट एरिया में कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो इसका मतलब कि E1 इज ग्रेटर देन E2। नेक्स्ट क्लास में हम सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ, और उसमें बहुत काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। दोनों क्वेश्चन एक ही में लिख देते हैं हम। रिंग और डिस्क के लिए, रिंग और डिस्क के लिए कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जैसे ये रिंग है, तो इस रिंग के चलते इसके एक्सिस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और मान लो ये डिस्क है, अगर ये डिस्क है तो इस डिस्क के चलते इसके एक्सिस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये दोनों निकालेंगे हम सब, और इसको आप सब ट्राई करना कैसे करना है, और इसमें इंटीग्रेशन करना है, सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है दोनों के लिए। तो हम सब नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे ये रिंग के लिए और डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। आज के लिए इतना ही।